नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों का संघर्ष लंबा है। किसान काफी समय से बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और आगे भी बॉर्डर पर ही टिका रहना पड़ेगा। सरकार जब तक कानून वापस नहीं लेगी तब तक किसान बॉर्डर पर ही रहेंगे। राकेश टिकैत ने आगे ये भी कहा कि जैसे थाली बजाने से कोरोना भाग जाता है, ठीक वैसे ही हॉर्न बजाने से महंगाई भाग जाएगी। गैस सिलेंडर का दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिन्हें कम करना चाहिए। हम तो यहीं रहेंगे भाई। सरकार जब तक बात नहीं मानती हम यहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जाते। हाँ, गैस सिलेंडर भी रखा, उसका विरोध प्रदर्शन करा कि महंगाई बढ़ेगी, सरकार इसको कम करे। पहले जो ये सिलेंडर अगर महंगा होता था, ये भी प्रदर्शन करते थे सभी। प्रदर्शन तो होते ही हैं। क्या दर्शाता चाहते हैं? यहाँ पे गैस के सिलेंडर खरीदें तो महंगे आवे, महंगाई बढ़ेगी, घटने चाहिए रेट। हो सके भाई महंगाई उससे घट जा। प्रधानमंत्री हैं, बड़ी चीज़ है, उसने पहला थाली बजवाई, कोरोना भाग गया उससे, इससे महंगाई भाग सके। आगे क्या लगता है आपको? आगे ये लगे कि सरकार सख्त है, अभी थोड़े लेट मानने की। लंबी लड़ाई मानते हैं? हाँ, लंबी लड़ाई मान रहे हैं हम। सरकार के लिए क्या कहना चाहते हैं? सरकार तो ये है कि भाई मान लो, हम पिछड़े तो हटने के लिए। हाँ, किसान खत्म नहीं होगा देश से। सरकारें आती जाती रहे, सरकार आ जाएगी चली जाएगी, फिर आ जाएगी फिर चली जाएगी, किसान यहीं रहेगा। तीनों कृषि कानून के खिलाफ 7 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं और इस सब के बीच राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानून को वापस नहीं ले लेती तब तक उनका प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं फोन लाइन पे आकाश। आकाश, तीनों कृषि कानून के खिलाफ ये प्रदर्शन, लेकिन आज किसान नेता राकेश टिकैत ने ये भी कह दिया है कि महंगाई को लेकर भी किसानों का सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन अब आगे बढ़ेगा। आकाश। देखिए, जो गाजीपुर बॉर्डर है वहां पर किसानों को कम से कम कई महीने हो गए और कई महीने को बैठे हैं वो किसान। और अब आज उन्होंने महंगाई को लेकर सिलेंडर लेकर रोड पर बैठे और उन्होंने गाड़ी का हॉर्न बजाया। जैसे मोदी जी ने कोरोना काल में थाली बजाने के लिए कहा था, तो उसके बाद उन्होंने टर्न कसते हुए मोदी को टर्न कसते हुए भी ये भी कहा कि जब थाली बजाने से कोरोना भाग सकता है तो क्या पता हमारे हॉर्न बजाने से महंगाई भाग जाए। जी, मतलब ये तंज है कि जब थाली 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 बजाने से कोरोना भागा तो हॉर्न बजाने से महंगाई भी भागेगी। आकाश, तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। तो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम आदमी का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। पहले से ही कोरोना महामारी के चलते लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और अब लगातार ईंधन की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के कारण लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने लगातार रफ्तार पकड़ रखी थी। ईंधन ईंधन की कीमतों के विरोध में 8 जुलाई को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान भी किया गया था। इसके मद्देनजर अब आज गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने बढ़ती हुई ईंधन की कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया। किसानों ने हाथों में रसोई गैस सिलेंडर उठाकर विरोध दर्ज कराया। कई किसानों ने तो अपने ट्रैक्टर और गाड़ियों की हॉर्न भी बजाए। किसानों का कहना था कि ईंधन की कीमतें बढ़ने से खेती किसानी की लागत बहुत ही बढ़ जाएगी, जिससे किसान को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ेगा। हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार ईंधन की कीमतों को आधा करे, जिससे कि किसान को राहत मिल सके। तो आज गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का जो प्रदर्शन है वो सिर्फ तीनों कृषि कानून नहीं बल्कि बढ़ती महंगाई भी है। बढ़ती महंगाई को लेकर आप पैम्पलेट में पढ़िए, उनके हाथों में पोस्टर है, उस पर लिखा हुआ है डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दामों को आधा किया जाए। लगातार पूरे देश में ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में भी 100 से ज़्यादा का पेट्रोल बिकने लगा है और गाजीपुर बॉर्डर पर आज किसानों का, महिलाओं का प्रदर्शन बढ़ती महंगाई को लेकर भी किया गया। तो
तो वहीं बुलंदशहर में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हिंसक हो गया। आपको बता दें कि सयाना ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान नामांकन स्थल के बाहर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। बताया जा रहा है कि दो गुटों के बीच मारपीट के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। जानकारी के अनुसार पूर्व और मौजूदा भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों के बीच ये मारपीट हुई थी। पुलिस ने भाजपा के दोनों गुटों के समर्थकों पर लाठीचार्ज किया। नामांकन स्थल के बाहर नामांकन को लेकर भाजपा के दोनों पक्ष आपस में ही भिड़ गए थे। मामले में पुलिस ने आरोपियों पर एफआईआर भी दर्ज कर लिया है। तो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव मैदान में दम भर रहे दावेदार आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर रहे हैं। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किया गया। इसके बाद इनकी जांच भी होगी। आपको बता दें कि 9 जुलाई को नाम वापसी का भी समय रहेगा। इसके बाद 10 जुलाई को सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक मतदान होगा और शाम तक मतों की गिनती भी कर दी जाएगी। अलीगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के बाद अब ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव कसमकस होता दिख रहा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने 12 ब्लॉकों पर अपने 11 प्रत्याशियों को उतार दिया है। वहीं इन प्रत्याशी के लिए 1156 क्षेत्र पंचायत सदस्य वोटिंग करेंगे। वहीं अन्य किसी पार्टी ने अभी तक लिस्ट जारी नहीं की है, यानी कि मैदान में अन्य किसी पार्टी के अभी ब्लॉक प्रमुख नहीं उतारे गए हैं। दीपक शर्मा, लोकमंच न्यूज, अलीगढ़। तो अलीगढ़ में भारतीय जल सेना के जवान तुषार अत्री का शव जैसे ही उनके पैतृक गांव जलेरिया में पहुंचा तो परिजनों के साथ पूरे गांव में मातम छा गया। लोगों की भारी भीड़ जवान के पार्थिव शरीर को देखने के लिए उमड़ पड़ी, लेकिन उसी बीच जवान के परिजन व क्षेत्र के लोगों ने राजकीय सम्मान न मिलने पर नाराजगी जाहिर की और जवान के पार्थिव शरीर को अलीगढ़ पलवल मार्ग पर रखकर जाम भी लगा दिया और जवान को राजकीय सम्मान दिलाने की मांग करते रहे। जवान की मौत को आत्महत्या करार देने पर परिजनों से लेकर गांव वालों ने भी सीबीआई जांच की मांग की है। मेरो बेटा मार दियो नाती, मेरो नाती शहीद है गो, शहीद ना मानो सम्मान ना करो और मेरे बेटा की पोस्टमार्टम करके टप्पल पे छोड़न लगे और ना मेरे को सम्मान करो ना मेरे की सलामी दई और मेरो शेरों के आप हमारे मारे हो मेरो कभी नहीं करता और मुझे ये चाहिए कि मेरे बेटा की खबर मिल जाए कैसे। मैंने भी आश्वासन दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री से जाकर के सारे प्रकरण को रखे, जो बड़ी से बड़ी एजेंसी होगी जिसको परिवार चाहेगा, हम लोग उस एजेंसी से जांच करा करके इसको निष्पक्ष जांच दिलाएंगे। अगर किसी ने मारा है तो निश्चित उस पर जो है कार्रवाई होगी और क्या घटना हुई सारे प्रकरण की ईमानदारी से जांच होगी। एक विषय तो ये। दूसरा विषय, परिवार का कहना ये है कि ये नेवी में थे, ठीक है, और जो एक सैनिक का सम्मान होना चाहिए, गार्ड ऑफ ऑनर, वो इस हमारे भैया को मिलना चाहिए। तो वहीं अमरोहा के जोया ब्लॉक परिसर में आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनाए गए पूर्व सांसद हरगोविंद सिंह के पुत्र कुशल चौधरी ने आज अपना नामांकन कराते हुए बताया है कि ये जोया ब्लॉक पिछले कई सालों से समाजवादी पार्टी के कब्जे में रहा, लेकिन इस बार यहाँ पर समीकरण बदलते दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी की यहाँ से इस बार विजयी हो जाएगी। बता दें आपको कि पिछले कई वर्षों से अमरोहा के विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब अली के भतीजे जुल्फिकार अली के कब्जे में रहने वाली जोया ब्लॉक प्रमुख की सीट इस बार उनके हाथ से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है। इस बार बड़े दावे के साथ ब्लॉक जोया के ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुशल चौधरी निर्वाचित होंगे। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत का दावा कितना सही है और कितना गलत। हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हमने अपना नामांकन कराया और 15 साल के सपा के गुंडा राज को हमें खत्म करना है। जीत हमारी वोटों से जीत होती है, वोटों से जीत सुनिश्चित है हमारी। जब वोट पड़ेंगे तब पता चल जाएगा। बस सपा का गुंडा राज ही खत्म करना है, यही संदेश काफी है। समाज हमारे साथ। तो कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए सभी विद्यालयों को कोरोना के चलते 16 मार्च 2020 से बंद कर दिया गया था, जो इस वर्ष भी मार्च 2021 में मात्र 22 दिन तक स्कूल खुल चुके थे, जिसके बाद आज तक स्कूल बंद है, जिसको लेकर विद्यालय प्रबंधक वेलफेयर एसोसिएशन के साथ सभी प्रबंधकों ने कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों को खोलने के संबंध में
खुर्जा उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द स्कूलों को खुलवाने की मांग की गई और कहा गया है कि अगर सरकार द्वारा स्कूल नहीं खोले जाते हैं तो आने वाले समय में विद्यालय प्रबंधक वेलफेयर एसोसिएशन एक महा आंदोलन करेगी जिसमें सभी प्रबंधक मौजूद रहेंगे। इस वक्त हम बुलंदशहर के खुर्जा नगर की तहसील में मौजूद हैं और यहाँ पर जो स्कूल प्रबंधक हैं उनके सामने जो कोई भी समस्या सामने आई है उन्होंने ज्ञापन दिया है, किस मैटर में ज्ञापन दिया है और क्या समस्या है। हमारे साथ एक तरफ अभिभावक मौजूद हैं और कैमरामैन से कहूँगा इधर दिखाएं, सभी स्कूल प्रबंधक भी मौजूद हैं जो इनकी अपनी समस्याएं हैं और समस्याओं का निस्तारण कराने के लिए जो कि सरकार के नाम पर यहाँ एसडीएम को ज्ञापन दिया है इन्होंने। तो इनसे हम ज़्यादा जानकारी जुटाएंगे कि क्यों किस विषय पर इन्होंने जो ज्ञापन दिया है एसडीएम को। क्या नाम सर आपका? निजामुद्दीन। ये ज्ञापन आपने आज दिया है, क्या मामला है? मामला ये है कि स्कूल हमारे खोले जाएं। जब सरकार ने सभी चीज़ खोल दी गई हैं, मार्केट वगैरह सब, तो हमारे विद्यालय भी खोले जाएं। वहीं हमारे साथ जो विद्यालय एसोसिएशन की जो कमेटी है वो उसके प्रबंध अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, आज आपने ये ज्ञापन दिया है, क्या मामला है, किस विषय को लेकर दिया है? ये ज्ञापन हमने विद्यालय जो इतने दिनों से बंद हैं, 2 साल लगभग हो गए, बच्चे भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, फीस नहीं आ रही है और जो हमारे विद्यालयों से संबंधित जो भी शिक्षक हैं, शिक्षणेतर कर्मचारी हैं, जो भी विद्यालय से जुड़े हुए हैं, लाखों की संख्या में प्रदेश में जो परिवार भुखमरी के कगार पर हैं। इसलिए हमने सरकार को ज्ञापन दिया है, पहले भी 2-3 बार दे चुके हैं कि विद्यालय जल्दी से जल्दी खोले जाएँ। बच्चों का भविष्य भी अंधकार में होता जा रहा है, इसलिए हमने विद्यालय खोलने के लिए पुनः सरकार को जो है अपना ज्ञापन सौंपा है। तो आपने जो अभी ज्ञापन दिया और अभी आप कह रहे हैं कि कई बार हम पहले भी प्रयास कर चुके हैं, तो अब की बार जो तीसरी बार आपने ज्ञापन दिया है तो क्या आश्वासन आपको मिला है? आश्वासन यही मिला है कि एसडीएम साहब ने कहा है कि मैं माननीय जिलाधिकारी के महोदय के आदेश और जिलाधिकारी के माध्यम से जो माननीय मुख्यमंत्री जी को आपकी बात पहुँचा दी जाएगी और जो सरकार निर्णय करेगी वो आपको भी मान्य होगा और हमें भी मान्य होगा। तो ये थे स्कूल प्रबंधक जो कि कमेटी के अध्यक्ष थे और वहीं हमारे साथ अभिभावक भी मौजूद हैं जो कि अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं कि इनके सामने इनके बच्चों का भविष्य है, जो कि बच्चा एक देश की रीढ़ की हड्डी होता है और आज देश की जो रीढ़ की हड्डी है वो कमज़ोर पड़ चुकी है। तो उनको लेकर हम इनसे भी चर्चा करेंगे कि जो अभिभावक हैं वो किस विषय को लेकर आए हैं जो कि इनके बच्चों का भविष्य जो है वो बिगड़ रहा है। तो अपना नाम? भारती सैनी। मेरे बच्चे डीएस पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं और अब बच्चों जैसा कि सभी स्कूल बंद हैं, इस कारण से बच्चे मानसिक तनाव में हैं, पढ़ाई सही से नहीं हो पा रही है। ऑनलाइन भी 2-3 घंटे पढ़ते हैं, फिर वही है, अगर टेस्ट वगैरह होते हैं वो भी बच्चे टिप टाप के कर लेते हैं। अगर पेरेंट्स मान लो 4 घंटे भी पढ़ाई चलती है, अगर पास मोबाइल के पास नहीं बैठे रह सकते, सबसे बड़ी समस्या है अगर पेरेंट्स अपना काम नहीं छोड़ सकते तो फिर बच्चे को क्या खिलाएंगे पिलाएंगे। तो यही है कि जितनी जल्दी हो सके स्कूल खोले जाएं, 50% हो या फिर 2 शिफ्ट में स्कूल खोले जाएं, कम से कम बच्चे स्कूल जाएं, अटैचमेंट बना रहे, बच्चे अनुशासन में रहें, क्योंकि जब से बच्चों ने हमारे स्कूल बंद। तो आम आदमी को न्यायिक मामलों की जल्दी निस्तारण के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण ने राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। 10 जुलाई को होने वाली इस लोक अदालत में परिवारवाद, मोटर दुर्घटना दावा, बैंक से जुड़े मामले सहित तमाम वादों का निस्तारण किया जाएगा। विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव विद्यमान न्यायाधीश अलका पांडे ने कहा है कि 6601 मामले उनके पास आ चुके हैं जिनका निस्तारण लोक अदालत में होना है और अभी भी जो लोग इसका लाभ लेना चाहते हैं वो अधिवक्ता के साथ संपर्क कर सकते हैं। पिछले लोक अदालत में लगभग 75 वादों का निस्तारण हुआ था। इस बार भी विद्वान न्यायाधीशों ने अधिक से अधिक वादों के निस्तारण के लिए पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। देखिए, राष्ट्रीय लोक अदालत जो है इसमें जो मामले निर्धारित किए हुए हैं, जैसे मोटर दुर्घटना के, समनीय दांडिक प्रकृति के मामले, एनआई एक्ट के मामले या सुलह योग्य अन्य मामले जिसमें पक्षकार चाहते हैं कि वो आपस में रजामंदी करके अपने मामले का निस्तारण करना चाहते हैं, तो वो राष्ट्रीय लोक अदालत में जो कि 10 जुलाई को है आ सकते हैं। इससे उनके समय की बचत होगी, पैसे का बचत होगा, साथ ही उस मामले का अंतिम रूप से निस्तारण भी हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में समस्त थाना अध्यक्षों व जिलों की इंटेलिजेंस बिग की टीम द्वारा घटना को गंभीरता से लेते हुए एसआईटी को कड़ी कार्रवाई करने के सख्त निर्देश भी दिए गए थे। थाना कोखराज की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में मुखबिर की सूचना पर लोहरापुर मोड़ के पास 25,000 के इनामी या अभियुक्त व्हीकल को लोकेंद्र
तिवारी निवासी सोंधेमऊ थाना दिव्यापुर जिले औरैया से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, इस दौरान इस अपराधी के पास से कारतूस भी बरामद की गए। गिरफ्तार करके कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया है कि वो अपने पूर्व में गिरफ्तार सहयोगी साथियों के साथ पाइपलाइन को काटकर तेल चोरी किया करता था। आरोपी ने यह भी कहा है कि पहले भी वो कई राज्यों में, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में उसने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया था। बता दें कि घटना को अंजाम देने के लिए व्यवस्थित तरीके से प्लान किया जाता था। हमारी एसओजी टीम ने इसके पहले और थाना की फोर्स ने मिल करके 7 मुलजिमों को पहले गिरफ्तार किया था। उसमें से हमारे कुछ वांछित चल रहे थे, जिसमें से एक मुलजिम था जिस पर 25,000 का इनाम भी था, जिसको जो यहाँ जिसका नाम है विंकल उर्फ लोकेन तिवारी, ये दिव्यापुर औरैया का रहने वाला है। उसको गिरफ्तार किया गया है, जिसको जेल भेजा जा रहा है। शेष जो पहले गिरफ्तार किए गए हैं उनके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की गई है और इसके खिलाफ भी जो है कार्रवाई की जाएगी। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे यूपी के सोनभद्र की, जहां सोनभद्र में पेट्रोलियम पदार्थों की कचिंग का खेल सामने आया है। चौपन थाना अंतर्गत परास पानी क्षेत्र में स्थित पाल ढाबे पर पेट्रोलियम पदार्थों से भरी गाड़ियों से पेट्रोल डीजल की चोरी करने का मामला उजागर हुआ। ढाबे के मालिक और कर्मचारी डीजल पेट्रोल गाड़ियों के चालक से संपर्क कर सिर्फ पेट्रोल डीजल की कटिंग कर खरीद फरोख्त का काम किया करते थे, बल्कि धंधा ये जोर शोर से भी किया जा रहा था। पुलिस ने गोपनीय सूचना के आधार पर ढाबे पर छापेमारी कर इस दौरान एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया। थाना चौपन क्षेत्र में स्थित एक ढाबे के बारे में सूचना मिल रही थी कि वहाँ पर अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थों की खरीद बिक्री की जाती है। इस गोपनीय सूचना के आधार पर पाल ढाबे पर छापा मारा और वहाँ से बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और उसके विरुद्ध ईसी एक्ट के तहत। तो वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के दिशा निर्देशों पर आज वाराणसी के सिगला पुलिस ने एक साथ 2 गुड वर्क किए हैं और एक और, जहां तेज तर्रार युवा चौकी प्रभारी रोडवेज मोहम्मद सुफियान खान ने अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया। दूसरी ओर चौकी प्रभारी नगर निगम हरिश्चंद्र वर्मा ने एक अवैध तमंचे के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आपको बता दें कि गिरफ्तार करने वाली टीम में चौकी प्रभारी रोडवेज मोहम्मद सुफियान खान के साथ नगर निगम चौकी प्रभारी हरिश्चंद्र वर्मा के साथ हेड कांस्टेबल विनय सिंह, कांस्टेबल राजेश कुमार, अर्जुन कुमार और अन्य लोग शामिल रहे। तो इस बीच हरदोई से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बकरी चोरी करते सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ चोर मस्जिद के पास टहल रही बकरी को उठा ले गए। बाइक सवार चोर सीसीटीवी में बकरी को बाइक पर बीच में दबाकर ले जाते दिख रही हैं। चोर महिला की तहरीर के आधार पर ही चोरों की तलाश की जा रही है। बिलग्राम थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। कोई से बड़ी और अहम खबर, बकरी चोरी करते हुए चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मस्जिद के पास ये पूरी घटना है, जहां मस्जिद के पास एक टहल रही बकरी को अपने साथी चोर बाइक पर उठा ले गए। सीसीटीवी में बकरी को बाइक पर बीच में दबा कर ले जाते दिख रहे हैं चोर। तो अगली बड़ी खबर प्रतापगढ़ से, घर के बरामदे में सोई वृद्ध की बदमाशों ने की हत्या। परिजनों ने पड़ोसी पर लगाया है हत्या का आरोप। जमीनी विवाद को लेकर हत्या की गई। सांगीपुर पुलिस की लापरवाही के चलते हुई है हत्या। पहले से ही की गई थी पुलिस ने इस बात की शिकायत। सांगीपुर थाने के तारापुर गांव की पुलिस को तहरीर देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हर्जाना ये रहा कि एक बुजुर्ग की निर्मम हत्या कर दी गई। जमीनी विवाद को लेकर हत्या की गई है। प्रतापगढ़ में घर के बरामदे में सो रहे वृद्ध बदमाशों ने निर्मम हत्या कर दी। परिजनों ने इस दौरान पड़ोसी पर ही हत्या का आरोप लगाया है। जमीनी विवाद को लेकर हत्या की आशंका जताई गई है और हैरानी की बात यह है, परिजनों का कहना है कि इस बात की जानकारी घटनाक्रम को लेकर पहले भी पुलिस प्रशासन को बताया गया था, लेकिन बावजूद इसके पुलिस ने कार्रवाई कोई नहीं की। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता मनीष जुड़ गए हैं। मनीष,
बुजुर्ग की हत्या है। जमीनी विवाद को लेकर ये हत्या की गई और बात ये भी सामने आ रही है कि शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की थी पहले भी। और अपडेट बताएं मनीष। प्रतापगढ़ में जमीनी विवाद को लेकर आए दिन हत्याएं होती रहती हैं और जितने अपराध होते हैं उसमें 90% जमीनी विवाद को लेकर होते हैं। हालांकि इस मामले में भी पुलिस को पहले भी सूचित किया गया था और हमेशा से ये प्रक्रिया चलती रही है कि पुलिस हो या राजस्व कर्मी कोई भी इन मुद्दों पर ध्यान नहीं देते, जिसके चलते अपराध बढ़ता जा रहा है और आए दिन हत्याओं और मारपीट का सिलसिला जारी है। लेकिन संजीदगी प्रशासन नहीं दिखा रहा है जमीनी विवाद को लेकर के। हालांकि इस हत्या के बाद चूंकि इस मृतक का जो नाती है वो अधिवक्ता भी है लालगंज कोर्ट में, जिसके चलते अधिवक्ताओं में जबरदस्त आक्रोश है और वो लोग भी आंदोलन पे आमादा हैं और जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि पहले से कार्रवाई अगर पुलिस ने कर दी होती तो आज ये बुजुर्ग जीवित होता। जी मनीष, तमाम जानकारी के लिए बहरहाल आपका शुक्रिया। तो जमीनी विवाद को लेकर यह हत्या की गई, पुलिस प्रशासन पर ही आरोप लगाए गए। तो गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में नगर निगम का जोनल कार्यालय है। नगर निगम के जोनल कार्यालय में नगर निगम कर्मचारी की जान बस चली गई। बता दें आपको कि नगर निगम के जोनल कार्यालय में बने संपत्ति विभाग के कमरे में लेंटर से मलबा गिर गया। मलबा नगर निगम के कर्मचारी के सिर पर ही गिर गया और वो बाल बच गए, जिसके बाद कर्मचारी को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके सिर में काफ़ी टाके भी आए हैं। विजयनगर थाना क्षेत्र के सेक्टर 9 में नगर निगम का जोनल कार्यालय बना हुआ है। कार्यालय की इमारत अंदर से खोखली हो गई है और लेंटर से मलबा भी गिर रहा है। अब से 15 दिन पहले भी संपत्ति विभाग में लेंटर से मलबा गिर गया था और आज फिर एक बार मलबा गिरने की खबर सामने आई, जिससे कर्मचारी मरते बचा। जिसके बाद कार्यालय की दीवारों पर नोटिस भी चस्पा किया गया। कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों में भय का माहौल देखा जा रहा है। यहाँ संपत्ति कर जो है विजयनगर जोन के अंतर्गत हमारे 4 कमरे हैं, जिसमें एक जोनल प्रभारी कमरा है, एक कंप्यूटर का कमरा है, एक बड़े बाबू कमरा है, दूसरा एक कमरा है जिसमें स्टाफ बैठता था। अभी कुछ दिन पहले उस बिल्डिंग की लिंटर जो है वो गिर गया था, लेकिन जब वो लिंटर गिरा था वो वर्किंग पीरियड में नहीं गिरा था, वो 9 बजे के पहले गिरा था। तो उसकी सारी सूचना मैं चीफ इंजीनियर एवं निर्माण विभाग को दे दिया गया था कि ये बिल्डिंग जो है जर्जर हालत में है, काम करने योग्य नहीं है। हमारा ये डिपार्टमेंट जो हाउस टैक्स का है उसे कहीं हमें शिफ्ट किया जाए। इस वक्त मैं गाजियाबाद के सेक्टर 9 विजयनगर में जोनल जो ऑफिस है नगर निगम का उसके अंदर हूँ। मैं आपको बता दूँ यहाँ पर एक कमरे का जो लेंटर है वो पूर्ण रूप से गिर चुका है नीचे की तरफ और एक कर्मचारी है उसके भी चोट आई है। मैं आपको बता दूँ यहाँ पर अब जो स्टिकर लगा दिए गए हैं, सावधान रहें, छत गिरा हुआ है, रहने के योग्य नहीं है। तो जब नगर निगम ने ये बोर्ड लगा दिया कि रहने के योग्य नहीं है, तब भी कर्मचारी यहाँ पर अभी काम कर रहे हैं। अब देखते हैं इसके बाद क्या कार्रवाई होती है। अब गाजियाबाद से लोकमंच के लिए आकाश ठाकुर की रिपोर्ट। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।